हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री के नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, आधुनिकीकरण की ओर। तो जो आधुनिकीकरण की ओर के रास्ते जो हैं, ये चैप्टर का नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के बारे में। चीन एक विशालकाय द्वीप है जिसमें कई तरह की जलवायु वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं। चीन का सबसे प्रमुख जातीय समूह हान है। तो चीन की सबसे प्रमुख जाति कौन सी? हान है। और प्रमुख भाषा है चीनी। चीन के विपरीत जापान एक द्वीपीय श्रृंखला है। इसमें 4 बड़े द्वीप हैं। जापान में 4 बड़े द्वीप हैं: होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। तो कौन कौन से हैं? होन्शु, क्यूशु, शिकोकू और होकाइदो। 12वीं सदी के प्रारंभ में जापान पर शोगुनों का शासन कायम हुआ, जो सैद्धांतिक रूप से क्या थे? राजा थे। तो सैद्धांतिक रूप से राजा बनते हैं शोगुनों। 1603 से 1867 के मध्य तोकुगावा वंश के लोग शोगुन पद पर कायम थे। मेजी पुनर्स्थापना का अर्थ है प्रबुद्ध सरकार का गठन। सन 1867 से 68 के दौरान मेजी वंश का उदय हुआ। देश में विद्यमान विभिन्न प्रकार का असंतोष मेजियों की पुनर्स्थापना का प्रमुख कारण बनता है। तो जो देश में असंतोष था, उसके कारण मेजियों की पुनर्स्थापना होती है। सम्राट मेजी को एदो लाया गया। एदो को राजधानी बनाकर इसका नाम टोक्यो रखा गया। तो देखिए, एदो का नाम क्या रखा गया? टोक्यो। जापान में 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का आरंभ होता है। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। किताबों के माध्यम से माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। तो जापान में जो स्कूलिंग व्यवस्था है, वहाँ पर राष्ट्र के प्रति आदर, अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगता है। डायट जापानी संसद का नाम है। यह जर्मन विचारधारा पर आधारित है। फुकुजावा युकिची मेजी काल के प्रमुख बुद्धिजीवियों में से एक थे। फुकुजावा युकिची, उनका कहना था कि जापान को अपनों में से एशिया को निकाल फेंकना चाहिए। जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण। देखिए, कृषि पर कर लगाकर धन इकट्ठा, रेल लाइनों का विकास, वस्त्र उद्योगों के लिए मशीनों का आयात किया गया, मजदूरों को प्रशिक्षण दिया गया, बैंकिंग संस्थाओं को शुरू किया गया। हुकोकू क्योहे, जिसका अर्थ है समृद्ध देश और मजबूत सेना। हुकोकू क्योहे, इसका अर्थ क्या है? समृद्ध देश और मजबूत सेना। ये जापान के लिए उपयोग किया गया है। अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए जापानी शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर नाभिकीय परमाणु बम गिराए गए थे। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का विसैन्यीकरण कर दिया गया। एक नया संविधान लागू किया गया। फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था का शीघ्रता से पुनर्निर्माण किया, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा गया। चीन का आधुनिक इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे का अंत, समानता और विकास को संभव बनाने पर आधारित था। पहला अफीम युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ। इसमें सत्ताधारी क्विंग राजवंश को कमजोर किया गया। सुधार और बदलाव की मांगों को मजबूती दी गई। 1911 में मांचू साम्राज्य की समाप्ति के साथ सन यात सेन के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र की स्थापना होती है। 1911 में चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई। सन यात सेन के 3 सिद्धांत: राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। यानी सन यात सेन ने 3 सिद्धांत दिए: राष्ट्रवाद, गणतंत्र और समाजवाद। जापान ने पशुपालन की परंपरा को नहीं अपनाया। चावल यहाँ की बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य साधन है। 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान, जो एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया था, जैसे बाद में क्योटो नाम दिया गया, टोक्यो नाम दिया गया, एदो को क्या नाम दिया गया? टोक्यो। व्यक्ति के गुण को उसके पद से अधिक महत्व दिया जाने लगा। फलतः शहरों में जीवंत संस्कृति तेजी से खिलने लगी। जापान को अमीरों का देश समझा जाता था। इसका कारण यह था कि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासिता वस्तु आयात करता था। जापान को अमीरों का देश इसलिए समझा जाता था कि वह चीन से रेशम और भारत से कपड़ा आयात करता था। यह देश आयातित वस्तुओं का मूल्य चांदी और सोने के सिक्कों में अदा करता था, जिससे अर्थव्यवस्था पर बार पड़ा। तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। नई सरकार के अधीन सम्राट व्यवस्था का पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। यह उल्लेखनीय है कि सम्राट व्यवस्था का अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही, सेना इकट्ठे सत्ता का संचालन करते हों और नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी हों। नई शिक्षा व्यवस्था के अधीन नैतिक संस्कृति विषय पर बल दिया गया।
किताबों के माध्यम से माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाने लगा। तो जापान में किताबों के माध्यम से अच्छे नागरिक बनने का पाठ पढ़ाया जाता है। मेजी सरकार के अधीन राष्ट्र के एकीकरण को पुराने गांव और क्षेत्रीय सीमाओं में फेरबदल कर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया। राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टिकोण से 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य कर दिया गया। तो यानी जिनकी उम्र 20 साल से अधिक है उन्हें सेना में काम अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। अमेरिकी नियंत्रण के दौरान जापान का वैश्वीकरण कर दिया गया, एक नया संविधान कानून लागू किया गया। फिर भी अपनी भयंकर हार के बावजूद जापान ने अपनी अर्थव्यवस्था को शीघ्रता से पुनर्निर्मित किया, जिसे एक युद्धोत्तर चमत्कार कहा जाता है। कन्फ्यूशियसवाद चीन में अग्रणी विचारधारा रही है। इसका संबंध अच्छे व्यवहार, व्यावहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत से है। सन यात सेन की मृत्यु के पश्चात चियांग काई शेक कुओमितांग कुओमिनतांग के नेता बने और उन्होंने सैन्य अभियान के द्वारा वारलॉर्ड्स को नियंत्रित किया, साम्यवादियों को खत्म कर डाला। सन 1937 ईस्वी में जापानी हमले के दौरान कुओमिनतांग नेशनल पीपल पार्टी कमजोर साबित हुई। इस लंबे और थकाने वाले युद्ध ने चीन को अत्यधिक कमजोर कर दिया। चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के समय के बाद हुई थी। उसमें माओ माओ से तुंग प्रमुख नेता बनकर उभरे और उनकी सफलता ने चीनी साम्यवादी पार्टी को एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बना दिया। तो माओ से तुंग जो था उस नेता ने साम्यवादी विचारधारा को चीन में ज्यादा आगे फैलाया। जियांगसी माओ से तुंग ने के आमूल परिवर्तनवादी तौर तरीकों का साक्ष्य है। उन्होंने मजबूत किसान परिषद का गठन किया, जमीन पर कब्जा, पुनर्वितरण के साथ एकीकरण किया। माओ ने शादी के नए कानून बनाए। इस नियम के अधीन आयोजित शादियों और शादी के समझौते, खरीदने और बेचने पर रोक लगाई गई। इसके अतिरिक्त तो तलाक को आसान बना दिया गया। तो माओ ने जो है वो नए कानून के द्वारा वहां पर आमूलचूल परिवर्तन किए। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार 1949 में स्थापित हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। समाजवादी बदलाव के कार्यक्रमों के अधीन ग्रामीण इलाकों में पीपुल्स कम्युनिस्ट की स्थापना की गई। यहाँ लोग इकट्ठे जमीन के मालिक थे, मिलजुल कर फसल उगाते थे। बीजिंग में तियानमेन चौक पर छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। निसंदेह दुनिया भर में चीन के इस कृत्य की बड़ी आलोचना हुई। चीन में परंपराओं को भी समाप्त करने की कोशिश की गई। साम्यवादी दल और उनके समर्थकों का विचार था कि परंपरा लोगों को गरीब जंजीरों में जकड़े हुए है। सांस्कृतिक क्रांति के पश्चात तंग शियाओपिंग ने पार्टी पर अपना नियंत्रण मजबूत बनाया और उन्होंने 4 सूत्री लक्ष्य की घोषणा की। ये 4 सूत्री लक्ष्य हैं: विज्ञान, उद्योग, कृषि और रक्षा। कालांतर में चीन मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलापन, विश्व के बाजार से जुड़ाव जैसे मुद्दों को महत्व दिया गया, जिससे चीन एक आधुनिक समाज बनकर उभरा। ताइवान को चीन का हिस्सा समझा जाता है। वस्तुतः चियांग काई शेक द्वारा ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना की गई थी। 1894 से 95 के दौरान जापान के साथ हुए युद्ध में ताइवान को चीन द्वारा जापान के हाथों सौंप दिया गया था। तब से यह क्षेत्र जापानी उपनिवेश था। फिर कायरो घोषणा पत्र 1943, पोट्सडैम घोषणा पत्र 1994 के द्वारा चीन की संप्रभुता वापस मिल जाती है। और चीन में 1965 से 78 का काल समाजवादी व्यक्ति की रचना का था। माओवादियों ने पुरानी संस्कृति, पुरानी रिवाज और पुरानी आदतों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया, जिससे चीन में बदलाव होता है और साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को फास्टली रिवाइज किया। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और मैंने बहुत फास्टली इसको रिवाइज किया है। तो यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा इसको रिवाइज करें। रिवीजन के तौर पर, समझने के तौर पर ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और निश्चित रूप से जो परीक्षा में चीन से संबंधित, जापान से संबंधित जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, उन प्रश्नों को आप हल कर सकेंगे। और इसी के साथ अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी अपनी तैयारी के जो कोर्स हैं उनको आप चयनित करके और आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। कम समय में फास्ट रिवीजन के द्वारा आप किसी भी विषय को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। नमस्कार, धन्यवाद।